हेलो फ्रेंड्स, कवरेज स्टडी में मैं यतीन आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य परिचय। उसमें हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण क्या है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास क्या है, कैसे इनकी खुदाई शुरू की, किस किस व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही थी, इन चीज़ों को हमने समझा था। इसमें हमने उसका विस्तार देखा था कि कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लंबाई और इसकी जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है, विस्तार किन किन शहरों में है, इन चीज़ों को हमने देखा। नामकरण के अलग अलग नाम दिए गए, उनके क्या कारण थे, इन चीज़ों को हमने देखा। और इसके नगर नियोजन को, नगर किस प्रकार से था, इन चीज़ों को देखा था। आज हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक क्रियाकलाप किस तरीके से होते थे। इन सब चीज़ों को हम पूरे विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक विशेषताएं क्या थी या आर्थिक जीवन इनका कैसा था। हमें पूरा शहर तो प्राप्त हो गया, हमने खुदाई में सारी चीज़ों को देखा कि क्या क्या हमें प्राप्त हो रहा है, पूरे शहर का शहर प्राप्त हो जा रहा है। लेकिन फिर हम इनके विषय में जानना आवश्यक हो जाता है कि इनमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें एक अद्भुत हैं और विशेष हैं। यह लोग जीवन को कैसे जीते थे, आर्थिक क्रियाकलाप किस तरीके से करते थे, इन चीज़ों को देखना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इनके आर्थिक क्रियाकलापों में हम कृषि को देखते हैं कि एग्रीकल्चर या कृषि किस टाइप का था। कृषि कार्य के लिए उस समय कोई हैंडपंप या ट्यूबवेल तो थी नहीं, इसलिए लोग क्या करते थे कि जो बाढ़ का पानी आता था गर्मियों में, उस बाढ़ का पानी नवंबर के समय में उतर जाता था। नदी उफान से जब कम हो जाती थी तो यह पानी वापस नदी में लौट जाता था। जो पानी बाढ़ का वापस नदी में लौट जाता था तो वहां पर कुछ एरिया, जो नमी वाला एरिया या दलदली एरिया बच जाता था। उस एरिया में क्या करते थे, नवंबर दिसंबर में ये लोग बीज बो देते थे। उसी एरिया में ये बीज बोते थे और ये एक तरीके से ये बीज जो था पककर करीब अप्रैल में तैयार हो जाता था। अप्रैल में ये बीज तैयार हो जाते थे, फसल तैयार हो जाती थी और ये अप्रैल में जाके इस फसल को काट लेते थे। इस तरीके से यह खेती करते थे। किन किन फसलों को ये लोग उगाते थे, तो इनकी फसलों में गेहूं, जौ, मटर, राई आदि इनकी महत्वपूर्ण फसलें हुआ करती थी। यह लोग जो खेती करते थे, खेती करने के भी इनके तरीके थे। इनके पास हल नहीं थे, तो खुदाई की स्थिति के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाया है। बनावाली एक जगह है, उससे प्राप्त होता है सीता, यानी कि जो खेतों में रेखाएं होती हैं, जिससे यह पता चलता है कि हाँ जुताई हुई है। एक लाइन बन जाती है जोतने के बाद। खेतों को जब कुदालों से या फिर किसी हल से जोता जाता है तो उसमें एक लाइनें बन जाती हैं। बनावाली से कुछ हल्के साक्ष्य मिले हैं, खेतों में जो रेखाएं हैं जुताई की वो प्राप्त हुई हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ हल का प्रयोग होता रहा होगा, लेकिन हल के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यह माना जाता है कि जो हल था यह लकड़ी का रहा होगा, लकड़ी का हल रहा होगा, क्योंकि उस समय जैसा हमने पहले पढ़ा था ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांसे की सभ्यता है। तो कांसा बहुत मूल्यवान होता है, आराम से लचीलापन होता है उसके अंदर, इतना टफ नहीं होता, तो उससे खुदाई आसानी से नहीं हो सकती थी। तांबे का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। उस समय लोहे की खोज हुई नहीं थी, इसलिए लोहे का इस्तेमाल जानते नहीं थे। इसलिए माना जाता है कि
यह जो खुदाई करते रहे होंगे या जुताई करते होंगे, लकड़ी के फालों से इनकी जुताई रही होगी। जब फसल तैयार हो जाती थी तो फसल तैयार होने पे अप्रैल में ये कटाई के लिए कई जगह पर हंसिया प्राप्त हुई है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी वर्तमान में दराती या दरात इस्तेमाल किया जाता है काटने के लिए फसलों को, उस समय भी कई जगह पर हंसिया प्राप्त हुई है और वो हंसिया पत्थर की बनी हुई थी। जो हंसिया प्राप्त हुई है वह हंसिया पत्थर की बनी हुई थी। इससे यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर भी कटाई के लिए कुछ ना कुछ इस तरीके से ही चीज़ों का इस्तेमाल करते रहे होंगे। इस सभ्यता में इसके अलावा जो हमने गेहूं, जौ, मटर और राई को देखा, एक फसल और प्राप्त होती है चावल की। चावल की खेती का कोई मुख्य साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन कुछ चावल के दाने लोथल से पाए गए। लोथल गुजरात का शहर है। गुजरात में लोथल में हड़प्पाकालीन सभ्यता, हड़प्पाकालीन स्थल से चावल के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इससे अंदाजा लगाया गया कि यहाँ चावल की खेती रही होगी। दूसरा, चावल की भूसी का भी साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो रंगपुर से चावल की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे यह माना जाता है कि यह लोग चावल की खेती भी करते रहेंगे, लेकिन एक वास्तविक प्रमाण में चावल का कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। अगर आगे देखते हैं कि इन लोगों ने क्या किया, चावल की खेती के अलावा भी क्या यह और किसी चीज़ की खेती करते थे? यह लोग कपास की खेती भी करते थे। यह लोग कपास की खेती भी करते थे। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि कपास की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य या पहली बार जो कपास की खेती शुरू की वो इन्हीं लोगों ने शुरू की, वह सिंधु वासियों ने ही शुरू की। सिंधु वासियों ने कपास की खेती शुरू की और इस कपास को, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, इसलिए यह सिंधु से बन गया सिंडन और इसको यूनानियों ने सिंडन कहा। कपास को यूनानियों ने सिंडन कहा। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सिंडन कौन सी फसल थी या किन लोगों ने कपास को सिंडन कहा था। यूनानियों ने पहली बार कपास को सिंडन कहा। कपास का प्रथम साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त होता है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। अगला हम देखते हैं कि जब ये इतनी सारी इनके प्रकार थे, कृषि कार्य कैसे करते थे, तो उनके बाद जो यह अपने उपभोग के लिए चावल, गेहूं, जौ, मटर जितनी भी फसलें ये उपजाते थे, उन फसलों को उपजाने के बाद इनका उद्देश्य होता था कि अपनी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से खपत करें और जो अधिक बच जाए यानी अधिशेष बच जाए फसल, उसे ये क्या काम करते थे, बड़े बड़े अन्नानागार बनाते थे। यानी बड़े बड़े जो आज के समय में गोदाम पाए जाते हैं उस टाइप में इनका अन्नानागार था। उस अन्नानागार में यह उन सारे फसलों को रख देते थे या जमा करा देते थे। जब कभी भी अकाल की स्थिति, बाढ़ की स्थिति या भीषण अवस्था आती थी तो यह बाद में उन जो अपने अन्न था उसका इस्तेमाल करते थे। इस तरीके से काफ़ी उन्नत व्यवस्था इन्होंने अपने आर्थिक जीवन में, कृषि के जीवन में अपनाई हुई थी। आपको मैं एक बार और फिर से रिवाइज करा देता हूँ। आर्थिक जीवन में इन्होंने कृषि कैसे की, इन्होंने जो बाढ़ की खेती थी, बाढ़ का पानी जब उतर जाता था तो वहाँ बीज बोते थे नवंबर दिसंबर के महीने में, उसे अप्रैल में काट लेते थे ये लोग। उस फसल में यह गेहूं, जौ, मटर, राई इन सबको बोते थे। खेती करने का तरीका, इनको जोतने के लिए इनके पास कोई हल का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन खेतों में जो रेखाएं होती हैं, हल रेखाएं, उन हल रेखाओं प्राप्त हुई हैं बनावली से,
लकड़ी के हल के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं कि लकड़ी का हल इस्तेमाल रहा होगा। चावल भी इन्होंने खेती की, चावल लोथल से प्राप्त हुआ है। रंगपुर से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। इन्होंने कपास की भी खेती की, जिसको यूनानियों ने सिंडन कहा। इस तरीके से इस सभ्यता में ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सभ्यता रही थी। इसके अलावा फिर अब हम देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था का एक दूसरा प्रकार भी होता है। कृषि के अलावा जब हम अर्थतंत्र की बात करते हैं या अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे पास पशुपालन एक दूसरा जरिया होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अगर कृषि करते हैं तो कृषि के साथ साथ वह पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन इनकी अर्थव्यवस्था का दूसरा साधन था, यानी कि यह क्या था, द्वितीयक पेशा, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था इनका, द्वितीयक पेशा। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन इनका द्वितीयक पेशा था। पशुपालन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इनका पशुपालन में यह किन किन पशुओं को पालते थे, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें यह जानकारी मिलती है कि यह भैंस, बकरी, कुत्ता, गधा इन सब को पालते थे। भैंस, बकरी, कुत्ता, गधा, कुंवड़ वाला बैल, कुंवड़ वाला बैल, यह इन सभ्यता का कुंवड़ वाला बैल काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इसके अलावा यहाँ पर घोड़ा भी प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पर घोड़ा भी प्राप्त होता है, लेकिन घोड़े के डायरेक्ट साक्ष्य कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुए हैं। कई इतिहासकारों द्वारा बताया गया है कि घोड़े के अस्थि पंजर भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन घोड़ा प्राप्त कहाँ से हुआ है यह इनकी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त होती है। यहाँ पर शेर का पालन कई बार पूछा जाता है कि किन का पालन किया गया, किन का नहीं। यहाँ पे शेर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। शेर का कोई भी चिन्ह नहीं प्राप्त होता है। इस तरीके से इनका जो पशुपालन का तरीका था, वह लोग इनसे दूध के लिए पशुपालन नहीं बल्कि ऊन के लिए भी यह पशुपालन करते थे, और दूसरा यह मांस यानी मीट के लिए भी पशुपालन करते थे। इस तरीके से आपने इनका द्वितीय जो पेशा था पशुपालन उसको देखा। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि कृषि के साथ साथ यह लोग भी इन सभी चीज़ों को पालते थे, जिससे इनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छे से चल सके। नेक्स्ट है व्यापार। हम अगले में देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का तीसरा साधन होता है व्यापार। व्यापार कैसे व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह वर्तमान समय में देखा जा सकता है। कोई भी लोग बिजनेस करते हैं तो उससे उनके जीवन में कई सारे परिवर्तन आते हैं। अगर उनका बिजनेस अच्छा चलता है तो उस समय यह लोग भी व्यापार करते थे। उस समय यह लोग भी व्यापार करते थे, और व्यापार करने के सबसे बड़े पहली बात हम समझेंगे कि साधन क्या थे। व्यापार कहाँ से और किन किन जगहों पर होता था, तो जो व्यापार के साधन थे, व्यापार देश के अंदर भी होता था और विदेशों में भी होता था। व्यापार देश में भी होता था और विदेशों में भी होता था। देश में व्यापार आपस में ही करते थे ये, जैसे महाराष्ट्र में सामान जा रहा है, राजस्थान में, गुजरात, यूपी, जहां जहां भी सिंधु घाटी स्थल है यह एक दूसरे से व्यापार भी करते थे। कर्नाटक। तीसरा यह विदेशों में भी व्यापार करते थे। तीसरा यह विदेशों में भी व्यापार करते थे, जैसे मेसोपोटामिया से भी इनका व्यापार होता था। इसके अलावा भी और कई जगह पे इनका व्यापार, मिस्र से भी व्यापार करते थे।
मिस्र से भी यह व्यापार करते थे। भारत के अलावा आपस में भी यह व्यापार करते थे और विदेशों में भी व्यापार करते थे। जो देश में व्यापार करते थे उनका साधन कई बार बैलगाड़ी हुआ करता था या नदियों के द्वारा भी यह व्यापार या नावों के द्वारा व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया मिस्र जो विदेशों में व्यापार होता था वो मुख्यतः नदियों के द्वारा या समुद्र के द्वारा होता था। भारत में विदेशों के व्यापार के लिए लोथल और सुतकोटदा भारत के दो बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। लोथल और सुतकोटदा दो बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। बंदरगाह आप समझते होंगे, समुद्र के कोस्टल एरिया या तटीय क्षेत्र का वह ऐसा स्थान जहां पर जहाज रुक सकते हैं, जहां पर लंगर डाल सकते हैं जहाज, उसको हम बंदरगाह बोलते हैं। तो यहाँ पर लोथल से, जो गुजरात का तटीय शहर है, वहाँ पर हमें लोथल से बंदरगाह प्राप्त हुआ है। अब हमें ये कैसे पता चला कि यह लोग समुद्र और नदियों के द्वारा भी व्यापार करते थे? तो भारत में कई सारी नाव हमें प्राप्त हुई हैं खिलौने के रूप में। तो इससे पता चलता है, कहीं पर हमें खिलौना बैलगाड़ी भी प्राप्त हुई है, खिलौना बैलगाड़ी भी हमें प्राप्त हुई है। उसके अलावा हमने नाव को देखा ही है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर बैलगाड़ी यानी सड़क मार्ग से भी और समुद्र मार्ग से भी, दोनों से व्यापार होता रहा था। इन चीज़ों से हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। व्यापार अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे हम समझते हैं कि इन लोगों ने जो व्यापार किया उसका तरीका क्या था। व्यापार करने के लिए इन्होंने वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया। वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु देना या वस्तु के बदले वस्तु लेना। यानी कि किसी ने किसी को चावल दे दिए और चावल के बदले में गेहूं ले दिए। इस तरीके से इनका व्यापार का सिस्टम रहा था। यह व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली से करते थे। किस चीज़ का व्यापार करते थे? व्यापार करने के लिए यह सोना, चांदी, सीसा, तावा, गोमेद जैसी धातुओं का भी व्यापार करते थे। दूसरा कपड़ा, उसके अलावा कपड़े के अलावा खिलौने, लकड़ी का सामान आदि का व्यापार ये करते थे। तीसरा, कृषि फसलों का भी यह व्यापार करते थे। कृषि की फसलें जो हुआ करती थी उनका भी यह लोग व्यापार करते थे। इसके अलावा इन लोगों के पास एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि हमें ये कैसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया से ये लोग कैसे व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया से व्यापार करने के लिए
हमें मेसोपोटामिया में कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिन पर मेलुहा के बारे में लिखा हुआ है। मेलुहा, ये माना जाता है कि मेलुहा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से ही था। इसलिए हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ की जो मुद्राएं मेसोपोटामिया में प्राप्त हुई हैं, यह कहीं ना कहीं व्यापार के द्वारा ही या आयात निर्यात के द्वारा ही गई होंगी। तो इससे भी हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। आज हमने व्यापार को देखा, कृषि को देखा, आगे और पशुपालन को देखा। आज हम इस चीज़ को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो हम शुरू करेंगे, इनके धार्मिक राजनीतिक जीवन को देखेंगे कि कौन सी चीज़ें कैसे और कैसे व्यवस्थित यहाँ हो रही थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और याद रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।